लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया और उन पर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया। और आरोपी नेता की गिरफ्तारी बीजेपी और जनता के दबाव में आकर ममता को मजबूरी में करनी पड़ी। पीएम ने कहा कि संदेश खाली की घटना से पूरा देश दुखी है। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। पीएम ने शाहजहां शेख के 2 महीनों तक फरार रहने पर उसे बचाने का आरोप ममता सरकार पर लगाया। टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? पीएम ने कहा कि संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदों को पार कर दिया गया। संदेश खाली पर ममता बनर्जी को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि सिर्फ वोट के लिए पीड़ित महिलाओं से ममता ने मुंह मोड़ लिया। पीएम ने इंडिया गठबंधन पर भी इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं में से किसी ने भी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाई। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। पीएम ने आरोप लगाया कि वोट के लिए ममता ने महिलाओं का अपमान किया। क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। पीएम ने कहा कि ममता को इसका जवाब जनता को देना होगा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने में जुटे हैं। पीएम ने टीएमसी की वजह से बंगाल का विकास प्रभावित होने का भी दावा किया और कहा कि बंगाल में केंद्र के पैसों का उपयोग नहीं हो रहा। पीएम ने कहा कि टीएमसी गरीबों का घर नहीं बनने दे रही, आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पा रही, लेकिन लूटने वालों को लौटाना ही पड़ेगा। मोदी की गारंटी की है, जिसने गरीब को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। टीएमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडिल क्लास भुगत रहा है। पीएम ने ममता सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने और घोटाले करने का आरोप भी लगाया। टीएमसी ने यहां गरीब को राशन देने में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। पीएम ने टीएमसी नेताओं के घर से मिली काली कमाई के मुद्दे पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो देखिए, चुनावी दौरा एक तरफ, चुनावी रैली एक तरफ, उस रैली में आक्रामकता एक तरफ, लेकिन इस समय ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शिष्टाचार मुलाकात ये हुई है। और देखिए, दोनों नेताओं के मुलाकात की पहली तस्वीर इस समय आपके सामने है। और एक तरफ अभी आज जिस तरीके से चाहे आराम बाग की रैली हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर हमला बोला है, उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त बताया है, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए हैं, और उसके बाद अब ये बैठक की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। और थोड़ी देर पहले ही ये मुलाकात हुई है। तो सियासत अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक प्रोटोकॉल अपनी जगह है, और उसी प्रोटोकॉल के चलते हुए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात अब से कुछ देर पहले हुई है। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल पर विकास की बौछार भी की। दीदी के गढ़ में पहुंचे पीएम ने जनसभा को संबोधित से पहले बंगाल को 7,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी दी, जिसमें पीएम ने गरीब, किसान, महिला और युवाओं के कल्याण से जुड़ी 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने इस दौरान पिछले 10 साल में हुए देश के विकास की बात भी की।
हमारी सरकार की दिशा सही है, नीतियां सही है, निर्णय सही है और उसका मूल कारण नीयत सही है। आरामबाग में जनसभा से पहले पीएम को राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और भगवान जगन्नाथ की तस्वीर भेंट में दी गई और फिर कमल के फूल की एक बड़ी सी माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। पीएम भी भेंट में मिली भगवान जगन्नाथ की तस्वीर लेकर मंच पर उठकर आगे आए, जिसके बाद जय जगन्नाथ का जयकारा भी लगा। जय जगन्नाथ। पीएम ने इस दौरान वहां पहुंचे लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। संदेशखाली हिंसा के आरोपी और टीएमसी से निलंबित नेता शाहजहां शेख पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। गिरफ्तारी से लेकर उसके कोर्ट में पेश होने के तरीके पर बीजेपी ने ममता सरकार को एक बार फिर घेरा और आरोप लगाया कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी एक सियासी समझौता है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि मीडिया और बीजेपी के दबाव की वजह से शाहजहां शेख को मजबूरी में गिरफ्तार किया गया और यही वजह है कि जब कोर्ट में उसे पेश किया गया तो उसकी अकड़ वाली चाल ने साबित कर दिया कि ममता सरकार उसके साथ है। वहाँ की स्थानीय लोगों की, महिलाओं की आंदोलन और पूरा देश से मीडिया की जो प्रेशर आई है उसमें मजबूरन उसको अरेस्ट करना पड़ा और इस कंडीशन में कि तुम चलो कुछ दिन के लिए अंदर फिर निकाल देंगे। पार्टी का बहुत प्रेशर है, उसको समझा बुझा के लाए हैं। जिस ढंग से वो जा रहा था लगता है कि ससुराल जा रहा है। शाहजहां शेख को 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए हमले के आरोप में गिरफ्तार कर कल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। बीजेपी के सियासी हमलों पर टीएमसी ने भी पलटवार करते हुए केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए। टीएमसी ने सवाल पूछा कि शुवेंदु अधिकारी पर दर्ज मामलों में उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि सीबीआई की एफआईआर में शुवेंदु अधिकारी का नाम दर्ज है। टीएमसी ने केंद्रीय एजेंसियों पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। आपका लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी, जिसका नाम सीबीआई के एफआईआर में है, जिसको पूरा देश देखा पैसा लेते हुए कैमरे के सामने, जिसके खिलाफ 20 एफआईआर है, कि आपका हिम्मत है उसको आप आज स्टेज से सस्पेंड कर सके? ये सवाल आपका पास रख रहे हैं बंगाल का आम आदमी। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को सियासी समझौता बताने के बीजेपी के आरोप को भी टीएमसी ने नकार दिया। पहले बोलता क्यों अरेस्ट नहीं करता हूँ, फिर अरेस्ट करता है, बोलता है अंडरस्टैंडिंग के तौर। अरेस्ट तो हुआ है बस। इस बीच टीएमसी के खेमे में बड़ी सियासी हलचल भी दिखाई दी। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के बायो से टीएमसी नाम हटाकर उसकी जगह सोशल वर्कर लिख दिया। कुणाल घोष ने कहा कि अब वो टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन पूरब के तहत आज सबसे पहले झारखंड पहुंचे, जहां सिंदरी से प्रदेश को हजारों करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंदरी से झारखंड के लिए 35,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही 17,600 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने इस फैक्ट्री को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। हमारी सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मैट्रिक टन हो गया है। खाद कारखाने के बहाने इशारों में पीएम मोदी ने सत्ता में वापसी का दावा भी किया। तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट भी अगले 1-1.5 साल में शुरू होने जा रहा है और मुझे पक्का भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है कि उसके उद्घाटन के लिए भी मैं जरूर पहुंचूंगा। पूर्वी राज्यों के दौरे से प्रधानमंत्री बंगाल की 42, बिहार की 40 और झारखंड की 14 सीटों समेत 96 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सिंदरी से झारखंड को विकास की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे धनबाद पहुंचे और वहां से जनसभा में विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। धनबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पीएम मोदी के काफिले पर फूल बरसाए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। जब से यहाँ जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जमकर के खाओ। केंद्रीय एजेंसियों से जांच पर सवाल उठाने वालों को भी पीएम ने करारा जवाब दिया।
जब मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेता है तब ये लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं। ये लोग जांच से भाग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारनामे जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। इंडिया गठबंधन अभी सीट शेयरिंग और नेताओं को बनाने में जुटा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल रात 10 बजे से तड़के 3:15 बजे तक करीब 5 घंटे तक सीईसी की बैठक में मौजूद रहे। कुछ घंटे आराम करने के बाद वो सुबह 8 बजे झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे के लिए निकल गए। प्रधानमंत्री सबसे पहले सुबह 11 बजे झारखंड के सिंदरी पहुंचे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने धनबाद में रोड शो किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। झारखंड से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में हुगली पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। झारखंड और बंगाल में रैली करने के बाद प्रधानमंत्री शाम को बिहार के बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा किया था, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और कल यानी 29 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश को 17,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस तरह पिछले 5 दिन में प्रधानमंत्री दक्षिण से लेकर पूरब तक 7 राज्यों की 232 लोकसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। इनमें केरल की 20, तमिलनाडु की 39, महाराष्ट्र की 48, मध्य प्रदेश की 29, झारखंड की 14, पश्चिम बंगाल की 42 और बिहार की 40 सीटें शामिल हैं। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश किया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 2 साल में बढ़कर 4,61,000 रुपए हो गई है, जबकि दिल्ली के जीएसडीपी में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 9.17% की बढ़ोतरी हुई है। संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया, जिन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। हरियाणा में नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बहादुरगढ़ पुलिस ने नफे सिंह राठी के परिवार को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। नफे सिंह राठी की हत्या के बाद उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम भी तय हो गए हैं और जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों का टिकट कट सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार से कुछ मंत्रियों का लोकसभा से टिकट कट सकता है। 3 मार्च को मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक होनी है, जिसके बाद ऐलान हो जाएगा कि किन किन मंत्रियों को टिकट नहीं मिलेगा। वहीं बीजेपी की संभावित उम्मीदवारों की सूची में मध्य प्रदेश में बड़ा फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कट सकता है, जबकि मध्य प्रदेश के दतिया से चुनाव हारने के बावजूद नरोत्तम मिश्रा को भोपाल से टिकट मिल सकता है। इंदौर से वर्तमान सांसद शंकर लालवानी का टिकट कट सकता है। जानकारी के मुताबिक इंदौर लोकसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय रेस में है। पिछले लोकसभा चुनाव में शंकर लालवानी ने इंदौर सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च तक 300 उम्मीदवारों के नाम तय करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है, जबकि सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एनडीए की सीटों का खाका तैयार हो गया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी 74 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सहयोगी दलों के लिए 6 सीट देने का फॉर्मूला बना है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी और अपना दल को 2-2 सीट, जबकि ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी को 1-1 सीट मिल सकती है। यूपी की 50 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम भी तय हो गए हैं, जिसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, अयोध्या से लल्लू सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने कई राज्यों में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट समझौता भी फाइनल कर लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, जिसके बाद कैबिनेट विस्तार की संभावना और प्रबल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कल होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 5 लोगों को जगह दी जा सकती है, जिसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल कोटे से 2 विधायकों के साथ बीजेपी के 1 विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। के साथ साथ बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। फिलहाल राजभवन में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात कई मायनों में अहम है।
राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं। दारा सिंह चौहान का नाम भी मंत्री बनने वालों में शामिल है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर मंडराता संकट और ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज नहीं किया और न ही मंडी से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों से इनकार किया। प्रतिभा सिंह ने दबाव बनाने के लिए गेंद पार्टी हाईकमान के पाले में डाल दी। देखिए, ये तो अभी हमने सोचा भी नहीं और ना इस पे कोई वर्किंग की है, ना वी आर इन टच विद देम। गॉड नोज आगे क्या सिचुएशन बनती है, दैट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। यही नहीं, प्रतिभा सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो बीजेपी काफी आगे है, जबकि कांग्रेस को संगठन के स्तर पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये बहुत कठिन घड़ी है हमारे लिए। आप जानते हैं हमारे आदरणीय मोदी जी के आदेश के अनुसार कितनी डिफिकल्टीज हमको दिख रही है फील्ड में कि भाजपा क्या करने जा रही है, क्या करेगी, कैसे इलेक्शन लड़ेगी, तो हम वहाँ कमजोर फुटिंग पर है। कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इशारों में पार्टी आलाकमान को ये संदेश देती नजर आई कि अगर उनके परिवार ने हाथ खींच लिया तो कांग्रेस की सरकार भी गिरेगी और लोकसभा चुनाव में भी बुरा हश्र होगा। तो वहीं इस दौरान प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह गुरुवार की रात 11 बजे कांग्रेस के 6 बागी विधायकों से मुलाकात करने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने इन विधायकों के साथ लंबी चर्चा की। दरअसल कांग्रेस के जिन 6 विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है वो चंडीगढ़ के एक होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पर्यवेक्षकों से मुलाकात के बाद विक्रमादित्य सिंह अपने एक करीबी के साथ उनसे मिलने सीधे चंडीगढ़ चले गए। जानकारी के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह की कांग्रेस से निष्कासित इन 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों के साथ मुलाकात हुई। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने मौजूदा हालात पर इन 9 विधायकों के साथ लंबी बातचीत की। तो वहीं उनकी मां और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी निष्कासित विधायकों का बचाव करने के साथ स्पीकर के फैसले पर सवाल खड़े करती नजर आईं। मुझे नहीं पता कि क्या डायरेक्शन थी और स्पीकर साहब ने ये जो फैसला दिया उससे वो लोग भी आहत हुए होंगे, क्योंकि वो सभी कांग्रेस लोग थे और वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं पर्यवेक्षक के तौर पर हिमाचल प्रदेश गए सीनियर कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुक्खू सरकार पर किसी भी तरह के खतरे से इनकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक कांग्रेस की ही सरकार चलेगी। वहाँ पर जो आपस में मतभेद थे थोड़े मोटे हमने प्रयास किया, दूर हो गए, बात आई है और अब जो है मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नहीं क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी 5 साल। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस मामले में चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि उनकी और विक्रमादित्य सिंह की बातचीत हुई है। सुक्खू ने बागी विधायकों की पार्टी में दोबारा वापसी के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। हालांकि उन्होंने इस मामले में गेंद पार्टी हाईकमान के पाले में डाल दी। विक्रमादित्य जी ने कल मुझसे बात की थी और सुबह 7 बजे मेरे से उनसे बात हुई, दोपहर में भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं इन बागी नेताओं से मिल रहा हूं और इन नेताओं के कुछ के फोन आए होंगे और ये वापसी करना चाहते हैं। मैंने बोला आप इनसे बात कर लीजिए और मैंने कहा हाई कमांड से भी आप बात कर लीजिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेटो देशों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने यूक्रेन में सेना भेजी तो उन्हें दूसरे विश्व युद्ध से भी गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। मार्च में होने वाले चुनाव से पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने पश्चिमी देशों को रूस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी भी दी। जबकि परमाणु युद्ध की बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूस के पास ऐसे घातक हथियार हैं जो पश्चिमी देशों को तबाह और बर्बाद कर देंगे। पुतिन ने अमेरिका को भी खरी खरी सुनाई और कहा कि वो रूस को रणनीतिक रूप से हराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने रूस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भड़काऊ बयान देने का भी आरोप लगा दिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि वो पहले भी रूस को परमाणु हथियारों के गंभीर परिणामों की जानकारी दे चुके हैं। हालांकि फाइनेंशियल टाइम्स के लीक हुए दस्तावेजों के मुताबिक रूस के जब तक 20% बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां तबाह नहीं हो जाती तब तक वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू नहीं करेगा। इतना ही नहीं, रूस के 3 एयरफील्ड या 30 न्यूक्लियर पावर पनडुब्बियां तबाह हो जाती हैं तो भी वो परमाणु हमले कर सकता है। गाजा में मदद का इंतजार कर रहे 112 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 760 लोग घायल हो गए। कहा गया कि इजराइल के टैंकों ने बिना सूचना दिए गोलीबारी की, जिससे बड़ी तादाद में लोग मारे गए।
वहीं तस्वीरों में नजर आया कि हजारों लोग ट्रकों के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लोग राशन पानी और अपनी जरूरत का सामान हासिल करने के लिए मारामारी कर रहे थे। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। यही नहीं, इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद लोग खच्चर, गाड़ियों और ट्रकों पर अपनों की लाशें ले जाते नजर आए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस घटना पर चर्चा करने के लिए बंद कमरे में एक इमरजेंसी मीटिंग की, जबकि फ्रांस और अमेरिका ने भी इस पर चिंता जताई। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने इस घटना में अपने सैनिकों का हाथ धोने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि भीड़ लगातार इजरायली फौज को उकसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी ओर से एक भी गोली नहीं चलाई गई। इजरायल के दावों की माने तो उनकी सेना इजिप्ट से राहत सामग्री के साथ आए ट्रकों की निगरानी कर रही थी। इस दौरान वहां भगदड़ मच गई। लोग लूटपाट करने लगे, जिसमें कई लोग मारे गए और कई जख्मी हो गए। अब सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है? क्या वाकई इजरायली गोलीबारी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, या फिर पेट की भूख मिटाने की आपसी जद्दोजहद में ही लोग मौत की आगोश में चले गए? सुपरमार्केट की शेल्फ में सजे पैकेज्ड फूड अपनी रंग बिरंगी पैकिंग और हेल्दी होने के दावों से आपको लुभाते जरूर होंगे, लेकिन ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारी उम्र को कम कर रहे हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने से हमारे शरीर पर 32 हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से दिल की बीमारी, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि ये मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इतने खतरनाक होते हैं कि ये हार्ट डिजीज से होने वाली मौत के खतरे को 50% बढ़ा देते हैं, जबकि डिप्रेशन और मानसिक समस्याओं के खतरे को 53% और डायबिटीज के खतरे को 12% तक बढ़ा देते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो भोजन होता है जो आमतौर पर घर में नहीं बनता। इसे बनाने में कई तरह के केमिकल्स, आर्टिफिशियल कलर और उसे खराब होने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में तमाम तरह के चिप्स, स्नैक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, चॉकलेट और रेडी टू ईट फूड शामिल है। ऐसे खाने में चीनी, नमक और फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि फाइबर और विटामिन इसमें कम पाए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं और गरीबों को होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके खाने का 80% हिस्सा अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक 6 मंजिला इमारत में भयंकर आग लग गई, जिसमें सिर्फ रेस्टोरेंट्स बने हुए थे। हादसे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जो समय रहते वहां से नहीं निकल पाए। बांग्लादेश के ढाका में एक 6 मंजिला इमारत में आग की तेज लपटें उठती दिखी। बताया गया कि इस इमारत में सिर्फ रेस्टोरेंट चलते थे, जहां कल रात आग लग गई। ये आग इमारत की एक मंजिल पर बने बिरयानी रेस्टोरेंट में भड़की और देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरों में फायर फाइटर्स क्रेन की मदद से ऊपरी मंजिल तक पानी की बौछार करते दिखे। दमकल विभाग के मुताबिक रेस्टोरेंट में गैस लीक या स्टोव की वजह से ये हादसा हुआ, जिसे बुझाने में 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। ढाका के घने बसे इलाकों में आग लगने के हादसे आम हो चले हैं। दावा है कि नई इमारतों के बनने के बाद इनमें इजाफा हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग के निर्माण में फायर सेफ्टी को नजरअंदाज किया जा रहा है। थाईलैंड के चोनबुरी में समुद्र में धमाके सुनाई दिए और आसमान में हेलीकॉप्टर से लेकर अमेरिका के F-16 जेट उड़ान भरते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि थाईलैंड में कोबरा गोल्ड सैन्य युद्धाभ्यास चल रहा है। मिलिट्री एक्सरसाइज की तस्वीरों में थाईलैंड की सेना और नौसेना के साथ अमेरिका और साउथ कोरिया की सेना सैन्य कार्रवाई करती दिखी। इसमें नेवी के जहाज, अटैक हेलीकॉप्टर और पैराट्रूपर्स भी शामिल हुए। कोबरा गोल्ड मिलिट्री ड्रिल में इस बार 30 देशों के 9000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया, लेकिन इसमें चीन शामिल नहीं हुआ। जल और थल में हो रहे युद्धाभ्यास में हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया गया। दुनिया का 60% समुद्री व्यापार इसी जरिए होता है।